हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके सहयोग के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस वीडियो को, कॉर्पोरेट न्यूज की वीडियो को लाइक करते हैं। और खासकर बहुत ज्यादा धन्यवाद उन सबके लिए जो इस वीडियो को हाइप करते हैं। देखिए, आपके द्वारा किया गया एक एक हाइप हमारी इस वीडियो को बाकी और लोगों को भी दिखाता है और जिससे हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास को एप्रिसिएशन मिलता है। तो आपसे प्रार्थना है इसी सहयोग की कि जिनके पास भी हाइप का ऑप्शन आ चुका है यूट्यूब पर, वो हाइप का ऑप्शन जरूर क्लिक करेंगे। अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए, आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास बहुत सारी न्यूज है और आज से मैंने कहा है आपको, मैं जल्दी ही डेली न्यूज लाने वाला हूं और उसी पे कार्यक्रम चल रहा है। आज से हम हर कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर जियो पॉलिटिकल न्यूज जो उस दिन की होगी बहुत बड़ी, उसको भी कवर करेंगे सबसे लास्ट में। तो आज की जियो पॉलिटिकल न्यूज जो है वो है कि शायद संसार न्यूक्लियर वॉर से बच गया है। वो कैसे हुआ देखते हैं। चलिए सबसे पहली न्यूज पे आते हैं। सबसे पहली न्यूज जो है वो आज की वो सबसे जबरदस्त न्यूज है सुभाष चंद्रा जी को लेकर। सुभाष चंद्रा जो कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के प्रमोटर्स रहे हैं, एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन रहे हैं, एक समय में भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते थे। फिलहाल अब इनकी स्टेक काफी कम हो गई है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अंदर ही। बट इन्होंने जो आज जो एनसीएलटी ने जो किया है इनके फेवर में डिसीजन, वो इतिहास में लिखा जाना चाहिए। He was liable to pay 22,000 crores to different lenders, creditors को। इन्होंने कहा जी मेरे पास तो केवल 6.5 करोड़ रुपए हैं। कोर्ट ने कहा ओके डन, लो जी 22,000 करोड़ का डेट 6.5 करोड़ रुपए में सेटल हुआ है। 99.9 समथिंग परसेंटेज का बैंकों को लॉस या फिर बाकी लेंडर्स को लॉस। इतना भयंकर लॉस, यस। अब हुआ क्या, कहानी क्या है, सुनिएगा। ये लोन दिया गया था एसएल ग्रुप को जिसके चेयरपर्सन थे और आज से 10-15 साल पहले का लोन है। काफी टाइम से इसके सेटलमेंट की बात चल रही थी। अब हमारा एक कानून है जिसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहा जाता है, जिसमें अगर क्रेडिटर्स जिनके पास जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसका 75% है, अगर वो इस प्रपोजल को अप्रूव कर देते हैं, जो सेटलमेंट का प्रपोजल आया है, तो बाकी बचे क्रेडिटर को उसे मानना ही पड़ेगा। ये कानून है, कुछ नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, प्रपोजल आया कि सुभाष चंद्र जी 22,000 करोड़ के बदले में 6.5 करोड़ देना चाह रहे हैं। क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दी और हो गया सेटलमेंट डन। अब कुछ होने नहीं वाला, ये 6.5 करोड़ में सेटल हो चुका है। अब सवाल उठा, क्या बैंक नालायक हैं, ढक्कन है, क्या है कि उन्होंने क्यों एग्री किया? बैंक कह रहे हैं हम तो लुट गए, ये तो नुकसान हो गया हमारा। परंतु एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर बैंक प्रूफ कर पाए तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। वो क्या? बैंकों का कहना है कि 4 ऐसी कंपनियां जो क्रेडिटर में आई हैं, वो चारों कंपनियां सुभाष चंद्र की रिलेटेड पार्टीज हैं। ये बैंकों का कहना है। एनसीएलटी यानी कि कोर्ट ने ये बात अभी फिलहाल तो नहीं मानी, बट अगर एपीलेट ट्राइब्यूनल में बैंक ये बात प्रूव कर गए कि वो रिलेटेड पार्टी हैं, तो उन्हें क्रेडिटर से हटा दिया जाएगा और फिर पूरे के पूरे ये जो सेटलमेंट हुआ है इसका चेहरा बदल जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि एपीलेट ट्राइब्यूनल क्या उन 4 पार्टी जिनके पास 60% वोटिंग राइट था उन्हें सुभाष चंद्र जी की रिलेटेड पार्टी मानता है या नहीं। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ 22,000 करोड़ का डेट 6.5 करोड़ में सेटल हो गया। वाह 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 वाह, गजब हो गया, गजब। चलो जी, फिलहाल तो सुभाष चंद्र जी पर्सनल फायदा है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में। अगर आप सोचें कि बहुत गजब का कोई प्रभाव पड़ेगा, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। सुभाष चंद्र जी का पर्सनली मामला था क्योंकि इन्होंने पर्सनल गारंटी दे रखी थी यहां पर। चलिए जी आगे, अगली न्यूज वोडाफोन आइडिया को लेकर है। इसके लिए तो लगातार अच्छी न्यूज का दौर चल ही रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है नेटवर्क शेयरिंग को लेकर। अब इससे होगा क्या, वोडाफोन आइडिया को काफी अच्छा फायदा
फायदा होगा, क्योंकि बीएसएनएल का कई जगह पर जो नेटवर्क है वो काफी वीक है, तो बीएसएनएल वहां पर वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को लेगा। अब ऑब्वियसली लेगा तो बदले में कंपनसेशन पे करेगा, और इससे वोडाफोन आइडिया को बैठे बैठे एक अच्छी खासी रेवेन्यू आने की संभावना है। बीएसएनएल का फायदा है कि उसका नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग होगा, और वोडाफोन आइडिया का फायदा है कि वो अपनी सर्विसेज बीएसएनएल को देके बीएसएनएल के ग्राहकों से भी अच्छी खासी पेमेंट उठाने वाला है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी न्यूज थी, और जो आपने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल के दिनों में वोडाफोन आइडिया में एक बड़ा जंप देखा गया, 8% से ऊपर एक ही दिन के अंदर बढ़ा था। वो ये सब न्यूज, छोटी छोटी न्यूज मिलाकर एकदम झटका वोडाफोन आइडिया में लगा है। तो अच्छी न्यूज थी, और लगातार अच्छी न्यूज का दौर लगातार वोडाफोन आइडिया में जारी है। हम इसे लगातार अपनी न्यूज के अंदर कवर भी करते रहते हैं। फिलहाल अगली न्यूज है भारत की एक बहुत उभरती हुई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, जिसे हम टीडी पावर सिस्टम के नाम से कहते हैं। अब टीडी पावर सिस्टम बहुत उभरती हुई, बहुत ही अच्छी, जानदार, शानदार एक तरीके की कंपनी कही जाएगी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ में कहा जाएगा। कंपनी करती क्या है? कंपनी जनरेटर्स बनाती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, जनरेट होती है। टरबाइन इंजन वगैरह को चलाने के लिए जो जनरेटर्स होते हैं, कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का सीमेंस से रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से कंपनी अब एक्सपेक्ट कर रही है कि 5000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू पोटेंशियल हम अगले 2 या 3 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो आपका कंपनी का एग्जिस्टिंग लेवल है उससे डबल एकदम कंपनी अगले मुश्किल से 2 या 3 साल के अंदर एक्सपेक्ट करती है। अगर कंपनी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंपनी की परफॉर्मेंस रही तो शेयर होल्डर को यह बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। ये सारा रिजल्ट इन्होंने कहा है कि ऑल थैंक्स टू द रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट वी हैव कंडक्टेड अलोंग विद द सीमेंस। तो सीमेंस के साथ जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी को इन्होंने सारा उसका श्रेय दिया है, और वी होप कि कंपनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रहे और शेयर होल्डर्स को फायदा आगे देती रहे। फिलहाल एक उभरती हुई कंपनी है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ में। अगली हमारी न्यूज आती है MTAR टेक्नोलॉजीज को लेकर। आप जानते हैं कि भारत ने रिसेंटली न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर, जहां सिविल यूज होगा न्यूक्लियर पावर का, वहां पर काफी काम करना शुरू किया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मोदी साहब ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि 2047 तक 2047 हमारा 100 गीगावाट का टारगेट है न्यूक्लियर पावर से एनर्जी जनरेट करने का। देखो, न्यूक्लियर पावर के 2 यूज हो सकते हैं, एक तो न्यूक्लियर वॉर के लिए, और दूसरा एक सिविल यूज भी होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो फिलहाल भारत अभी इस जगह पे काफी पीछे है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने काफी आगे अपनी पहुंच यहां तक बना ली है। स्पेसिफिकली फ्रांस की अगर बात करें तो उसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। बट फिलहाल भारत धीरे धीरे अब इस तरफ बढ़ रहा है, और इसी श्रेणी के अंदर भारत की एक कंपनी जिसे MTAR टेक्नोलॉजी कहते हैं, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डर रिसीव किया है, और 127 करोड़ का ये ऑर्डर है। खास बात ये नहीं है कि 127 करोड़ का ऑर्डर है, खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी आ चुकी है। तो कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। तो जिससे कंपनी ये कह रही है कि इतना ऑर्डर हमने इतिहास में नहीं लिया है कभी, जिस तरीके से ऑर्डर अब हमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर एनर्जी के अंदर भारत की कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी न्यूज देश के लिए भी है, क्योंकि हमारे देश को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर हम न्यूक्लियर पावर से एनर्जी जनरेट कर पाए तो न केवल उसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे आसपास की कंट्रीज में, बल्कि एक अच्छी खासी रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी हम रिकवर कर पाएंगे। तो MTAR टेक्नोलॉजी करती क्या है? इस न्यूक्लियर पावर के जो रिएक्टर्स होते हैं ना, उन्हें कूलेंट की जरूरत होती है ताकि उन्हें ठंडा रखा जा सके, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये वो कूलेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी फिलहाल एक ऑल टाइम हाई अपनी ऑर्डर बुक पे पहुंच चुकी है। अब देखते हैं आगे कैसे परफॉर्मेंस रहती है, बट फिलहाल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अच्छी न्यूज कंसीडर की जाएगी, और इस वजह से शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। दोस्तों, अब हम आते हैं आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर। कल एक बड़ी अजीब घटना घटी। आप जानते हैं यूएस और रशिया दोनों आमने सामने हैं। यूएस ने रशिया को यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा दिया है, और 3 साल से चल रहा है। अब रशिया को मौका मिला तो उसने यूएस को ईरान के साथ युद्ध में फंसा दिया। अब यूएस ईरान वॉर से निकल नहीं पा रहा, और वहां पे रशिया यूक्रेन वॉर से निकल नहीं पा रहा। परंतु रिसेंटली यूक्रेन को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएस ने दी है कि जिसकी वजह से यूक्रेन ने रिसेंटली पिछले कुछ महीनों के अंदर मॉस्को तक अटैक किया है।
और उनके दूर दराज के एरियाज तक भी अपने ड्रोन्स पहुंचा के मारे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास युद्ध शुरू होते वक्त नहीं थी, बट 2-2.5 साल में इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एंड ऑल थैंक्स टू नेटो कंट्रीज। रशिया में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी कि ये तो यूरोपियन कंट्रीज या नेटो कंट्रीज इसे हेल्प करती रहेंगी तो ये युद्ध चलता रहेगा और रशिया का पाला कमजोर होता जाएगा। तो वहां कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, जिससे अचानक कल एक न्यूज आई कि सीआईए चीफ जो है, सीआईए जैसे भारत की रॉ है ना, वैसे यूएस में सीआईए है, तो सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, ये अचानक इनका जहाज कल मॉस्को उतर गया। पूरे संसार हैरान था कि भाई अचानक से इन दोनों के देशों के बीच में क्या डिस्कशन हो रही है। तो सबने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद यूएस रशिया को कह रहा होगा कि तुम हमें परेशान मत करो ईरान में, हम तुम्हें यूक्रेन में परेशान नहीं करेंगे। अलग अलग कयास लग रहे थे, परंतु आज जो न्यूज ब्रेक होके आई है वो बड़ी गजब की न्यूज है। वो न्यूज कहती है कि हुआ क्या था कि इनके पास कंफर्म न्यूज थी कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज करने जा रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का मतलब, जिसे पाकिस्तान की भाषा में हम कहते हैं, वहां के एक मंत्री ने कहा था टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को कि हमारे पास किलो किलो और पाव पाव के बम है, न्यूक्लियर बम। ये करते गए हैं, ये किसी शहर को नहीं उजाड़ते बल्कि एक पार्टिकुलर इलाके को तबाह कर देते हैं। रशिया इस वॉर के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम्स यूज करने वाला था, यह खबर सीआईए तक पहुंच चुकी थी और सीआईए पूरे डेटा के साथ में रशिया मॉस्को में गया और उन्होंने जो भी डिस्कशन की। अब वो क्या डिस्कशन हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये संसार को अभी पता नहीं है, बट फिलहाल शायद अगर ये डिस्कशन फ्रूटफुल रही है, क्योंकि ये सुबह गए और शाम को वापस आ गए हैं, तो शायद रशिया ऐसा स्टेप ना ले। परंतु अगर यूक्रेन रशिया पे ऐसे अटैक करता रहा तो शायद रशिया को ज्यादा टाइम तक रोका भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि रशिया के अंदर अब इस तरीके का अटैक करने वाली जो लॉबी है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। ये रशियन ऑफिशियल्स की ही न्यूज है, ये रशियन ऑफिशियल्स का ही कहना है। आगे पता नहीं संसार को ऐसे कैसे दिन देखने पड़ सकते हैं, बट फिलहाल न्यूज बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं आएगी। अगर रशिया के दिमाग में भी यही आया, ये चीज आ गई थी, तो भी न्यूज अच्छी तो नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर यूक्रेन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी प्राप्त कर रहा है, यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज एंड जियोपॉलिटिकल न्यूज। मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगा। देखिए, एक वादा रहा हाइप का, जिनके पास भी है, और लाइक का, और साथ में एक वादा रहा कमेंट का कि जियोपॉलिटिकल न्यूज भी क्या आप चाहते हैं, हाँ या ना जरूर लिखेगा। यस वी वांट जियोपॉलिटिकल न्यूज, या फिर नो, जैसा भी आपका दिल करे वो लिखेगा, और उसके हिसाब से मैं अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ जियोपॉलिटिकल न्यूज लाऊंगा या नहीं, ये अब आपके ऊपर है। तो जरूर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।